हेलो एवरीवन, बीपीएससी 102 में आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल टॉपिक में आज हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर बैकग्राउंड तक। और हमें पता है प्रियम्बल का बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आता है, जो हम पिछले 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे पार्ट में मैं कवर कर दूंगी प्रियम्बल द टेक्स्ट, और इसके अंदर में जो सब टॉपिक है वो सारे एक अलग से पार्ट में कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। जब आप देखोगे दिसंबर 2023 का पेपर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डायरेक्टली 200 वर्ड में लिखना है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछे गए हैं। आप देख सकते हो ये दिसंबर 2022 का पेपर है। इसके अलावा जून 2023 इसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या सिग्निफिकेंस है वो सभी हमें चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेंगे। फिर जून 2022 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछ लिए गए हैं कि फीचर क्या है प्रियम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके अलावा असाइनमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 टू 24 के टाइम पीरियड में पूछा गया है मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का। तो ओवरऑल हमें समझ में आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ने हैं, इसके अलावा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो सिग्निफिकेंस होगा ऑब्वियसली है कि प्रियम्बल का भी वही सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि हमें बैकग्राउंड डाटा तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही मिलता है प्रियम्बल का, है ना। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें पता चलेगा कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर हम जानेंगे कि क्या ग्लिम्स है, मतलब कि क्या गोल और फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। पिछले यूनिट 2 में हम जब देखे थे फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं आपको बताई थी कि प्रियम्बल जो है वो शॉर्ट वे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहेंगे तो हमें उसकी झलक को देखनी होगी, और झलक कहाँ से दिखता है, प्रियम्बल से। तो फिलॉसफी जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है वो हमें प्रियम्बल पढ़ के मिलती है, और इसीलिए प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ओके, फिर हम जानेंगे मीनिंग क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, और कैसे जाके ये इवॉल्व होता है प्रियम्बल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रियम्बल का शेप लेता है। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम जानेंगे कि कैसे बाद में कुछ वर्ड ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में, जैसे कि सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। ये वर्ड पहले से ही प्रियम्बल में मेंशन किए हुए नहीं थे, इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है प्रियम्बल में बाद में। ओके, तो हम देखेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का विंडो है, मैं आपको बताई आइडेंटिटी कार्ड। ओके, यहाँ से पता चलता है कि झलक देखने को मिलेगी प्रियम्बल से हमारे संविधान की। तो विंडो है ये, इसके थ्रू ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन तक जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास अपना एक प्रियम्बल है, और ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले ही मेंशन किए हुए हैं। आप सभी ने कभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें हमेशा देखा होगा कि स्टार्टिंग में लिखा रहता है प्रियम्बल। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक है, ये साइंस क्लास 6 की बुक है। इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से मेंशन किया हुआ रहता है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रियम्बल, और स्टार्टिंग कैसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। फिर क्या क्या चीज़ मेंशन किए हुए हैं हमारे संविधान में वो आपको देखने को मिलेगी। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, और फिर लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी वही तारीख 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया। डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रियम्बल है। और लास्ट में आप देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, लास्ट में ये जो 2 लाइन लिखे हुए हैं, ये 2 लाइन कौन सा, ये अमेंडमेंट है, यानी सेक्युलर और सोशलिज्म वर्ड बाद में ऐड हुआ है ना, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने अमेंडमेंट करके वर्ड को यूज किया है। तो सिर्फ सेक्युलर और सोशलिज्म वर्ड ही नहीं, बल्कि इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया है। तो आप देख सकते हो फ्रेटर्निटी वाले सेक्शन में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था, और यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया है। ओके,
तो 3 वर्ड जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो 3 वर्ड को हम 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए हैं। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर और तीसरा है इंटीग्रिटी। ओके, तो ये रहा हमारा प्रियम्बल। आप चाहो तो आपके पास भी अगर कोई एनसीईआरटी बुक है तो उसे खोल के देख सकते हो, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ रहता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि ये बिगनिंग में ही मेंशन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब मेन पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट 1, उसके पहले ही हमें प्रियम्बल देखने को मिलता है। तो अगर हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हमें ग्लिम्स मिलेंगे अपने फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन के गोल की, यानी हमारा संविधान में क्या फिलॉसफी है और क्या गोल है। गोल जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक ऐसा अपने कंट्री को देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारी फिलॉसफी है और गोल भी है ना। तो ये रिजोल्यूशन है जिसमें इंडिया के पीपल को हमने ओवरऑल डेवलपमेंट देने की बात की है और इसको हम किसी और अदर सोर्स से नहीं दे रहे। तो सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिटन है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के लोगों के बिहाफ पे इसको लिखा गया है बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, वो सारे इंडियंस के बिहाफ पे लिख रहे थे, है ना। तो जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्म किया है और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे इंडिया के। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको सबसे लास्ट में लिखा गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन का जब एंड हो रहा था उस वक्त प्रियम्बल को लिखा गया है, यानी अक्टूबर 1949 में। यानी कि जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, हमने सारे प्रोविजन को उसके अंदर में ऐड कर दिए, तब जाके हम प्रियम्बल लिखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1950 को, वही चीज़ है सेम। अब देखते हैं बैकग्राउंड। तो प्रियम्बल का बैकग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से निकल कर आता है ना। तो टेक्स्ट जो था इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, उसको प्रिपेयर किए थे जवाहरलाल नेहरू, और किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फॉर्म में। यानी हमारा क्या एम होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको हमें डिस्कस करने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसको प्रिपेयर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रेजेंट भी जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं और इसको सेकेंडेड यानी कि सपोर्ट करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो जब डिस्कशन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, फिर बहुत सारा प्रोविजन जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए प्रियम्बल। अब यहाँ से भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो हमने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले ही, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट होने से पहले ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको अडॉप्ट किया है प्रियम्बल में एंड ऑफ द डिबेट, यानी डिबेट खत्म होने के बाद। सिंपली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसको हमने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट होने के शुरुआत में, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट खत्म हो गया तब जाके हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। तो पर्पस जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का वो यही था कि हम इंडिकेशन दे दें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और उनके मेंबर को कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे हम जाएंगे। यानी सिंपली फिलॉसफी, क्या हम करना चाह रहे हैं अपने संविधान के लिए, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे, उसके लिए जस्ट एक इंडिकेशन था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ही है कि हमने एक ग्राउंड तैयार किया, और किसके लिए? ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर कर सकें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कब करेंगे? डिबेट के बाद करेंगे, डेलिब्रेशन के बाद करेंगे। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया ही इसलिए था कि हम वहाँ पर से डिबेट करें और फिर हम तैयार करेंगे एक ग्राउंड जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये इन द नेचर ऑफ प्लेज, यानी प्लेज के फॉर्म में था, जो वहाँ के यानी कि इंडिया के लोग उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट करेंगे और फ्यूचर में फुलफिल करेंगे। तो ये जस्ट एक प्लेज था कि हम प्लेज लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सारे चीज़ मेंशन होंगे और हमारा संविधान ऐसा दिखेगा, ये राइट प्रोवाइड होंगे। तो ये सारी चीज़ ही वहाँ पे मेंशन थे। और यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने प्रियम्बल में देखा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर भी यही सारे चीज़ मेंशन थे। क्या? कि हमारा इंडिया जो होगा वो सॉवरेन होगा,
सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, हम अपने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करेंगे। ये सारे चीज जो था वो हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर में एज ए प्लेज के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में बताए थे। ठीक है, तो रिजोल्यूशन जो है वो सर्टेन फंडामेंटल्स तैयार करता है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियंस जो थे वो उस टाइम पे सॉवरेन इंडियन रिपब्लिक की बात कर रहे थे। और सॉवरेन का मतलब मैं आपको बताई थी फिलॉसफी वाले क्लास में कि जो पावर होगा वो इंडियन के तरफ से डेराइव होगा, यानी इंडिया के लोग जो होंगे वो पावर का सोर्स बनेंगे। ठीक है, तो इंडिया क्या होगा, सॉवरेन इंडियन रिपब्लिक बनेगा। तो फर्स्ट टाइम फंडामेंटल जो था इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, उसमें हम रिपब्लिक की बात करते हैं। और रिपब्लिक जो था इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यानी हमने बताया कि हमारा जो इंडिया होगा वो रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक यानी कि हमारे जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होंगे, है ना। अब आगे जो कहा जा रहा है उससे पहले आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो 13 दिसंबर को पेश किया गया था और मुस्लिम लीग जो थे वो बाइकट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग को। तो जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर तो उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे और मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने बाइकट कर दिया था असेंबली के मीटिंग को। लेकिन नेहरू ने एम्फेसाइज किया रिपब्लिक पर उनके एब्सेंस में ही, यानी मुस्लिम लीग एब्सेंट थे लेकिन फिर भी नेहरू जी ने रिपब्लिक इंडिया की बात की और इंक्लूड किए सारे इंडिया के पार्ट को। ठीक है, तो रिपब्लिक इंडिया जो उस टाइम पे डिमांड थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर वो टोटल इंडिया के लिए थी जो उस वक्त प्रेजेंट थे। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश हुआ था तो उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था और ये रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट था वो होल इंडिया के लिए था। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के वर्ड में कि उन्होंने क्या क्या पर्पस मेंशन किए थे रिजोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन लिखा गया है, जैसे कि क्या लिखा है, सेंड आउट ए मैसेज टू शो व्हाट वी हैव रिजॉल्व टू अटेम्प्ट टू डू। यानी सिंपली इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि हम क्या रिजॉल्व कर रहे हैं और हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं करने को, यानी हम किस तरीके से अपने संविधान को तैयार करेंगे। इस वर्ड से यही क्लियर होता है कि व्हाट वी हैव रिजॉल्व टू अटेम्प्ट टू डू। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब इस डिस्कशन के फॉलो अप में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म होगा ये भी वो बता रहे हैं, जो बुक में मेंशन किया हुआ है कि हम बाद में देखेंगे कि वो क्या था। ओके, तो डेलिब्रेशन के बाद यानी डिस्कशन के बाद अराउंड 3 इयर्स लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए। जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, क्या था, 2 साल 11 महीना 18 दिन इतना टाइम पीरियड था, इसीलिए इसको राउंड करके 3 ईयर कह दिया गया। अब ये जो संविधान बना उसको हमने कमेंसमेंट कब से किया, 26 जनवरी 1950 से। जब हमने डिजाइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है तब जाके प्रियम्बल को ड्राफ्ट करती है। और प्रियम्बल में जैसा कि आप नोटिस किए होंगे कि इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। सिंपल वही चीज, क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारे संविधान का, वही सारे चीज तो प्रियम्बल में मेंशन किए हुए हैं, बस वही चीज को वापस से रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जस्ट ऑन द 5th डे ऑफ इनॉग्रल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी पहली मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 5वां दिन पेश किया गया था। 5वां दिन कौन सा दिन था, 13 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जिस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया फंडामेंटल्स को, जो कि गाइड करेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और ये गाइड किसको करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गाइड करेगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स जो था वो फाउंडेशन तैयार किया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, उसके टेरिटोरियल बाउंड्री को लेके, पावर के डिवीजन को लेके, सुपरमेसी ऑफ पीपल को लेके, पावर के सोर्स को लेके, अथॉरिटी को लेके, सोशल जस्टिस को लेकर और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने को लेकर। यानी सिंपली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे वो सारे चीज ही एक फंडामेंटल्स के तौर पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर दिए गए थे। ठीक है, यही चीज हमने प्रियम्बल में भी देखा। तो ये फाउंडेशन जो था
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, वो अब हम देखेंगे कि क्या क्या थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि वो प्रोक्लेम करते हैं इंडिया को एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। यानी उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड मेंशन नहीं थे, है ना, बाद में हमने ऐड किया है। इसीलिए उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया को क्या डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनेगा और अपने फ्यूचर के गवर्नेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा। ये सबसे पहले हमने बात की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फाउंडेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो टेरिटरी होगी इंडिया की वो कंप्राइज करेगी ब्रिटिश इंडिया को, टेरिटरी दैट नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट, और ऐसे अदर पार्ट इंडिया का जो कि ब्रिटिश इंडिया से बाहर है, और साथ ही साथ वो स्टेट और वो टेरिटरी जो चाहते हैं इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया के पार्ट बनने को, वो सारे यूनियन बनेंगे। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी की बात की जा रही है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो इंडिया के लिए बनेगा, है ना। अब इंडिया को डिफाइन करना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन से पार्ट मेंशन होंगे, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहला तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, दूसरा जो प्रिंसली स्टेट थे उसी को यहाँ पे इंडियन स्टेट कहा जा रहा है, उनकी टेरिटरी भी इंडिया का पार्ट बनेगी, और ऐसे अदर पार्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया से बाहर थे, यानी कुछ कुछ पार्ट जो कि यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में थे, वो अगर ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर थे, ऐसे स्टेट जो कि बाहर हैं लेकिन इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे हैं, वो सारे ही इंक्लूड होंगे इस इंडिया के टेरिटरी के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में टेरिटरी को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो टेरिटरी होंगे यानी जो इंडिया का पार्ट बनेंगे, उनकी प्रेजेंट बाउंड्री या फिर ऐसी बाउंड्री के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिटरमाइन करेगी, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें वो ऑटोनोमस यूनिट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। यानी सिंपली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो इंडियन टेरिटरी है उनकी जो प्रेजेंट बाउंड्री है या फिर बाउंड्री जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करके बनाएगी, उसमें उनको एज ए ऑटोनोमस यूनिट का स्टेटस मिलेगा, यानी स्टेट का फॉर्म ले लेंगे वो, और उसमें से कुछ पावर जो है वो हम यूनियन को देंगे और कुछ पावर उनके पास रहेगी। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि कुछ रेसिजुअरी पावर हो गए या फिर कुछ पावर और फंक्शन हो गए गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कुछ हम यूनियन को प्रोवाइड करेंगे और कुछ जो है वो खुद में रिटेन करेगी, यानी कुछ स्टेट के पास रहेगा, कुछ यूनियन के पास रहेगा। बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बाउंड्री फॉर्म करने की बात की गई, पावर ट्रांसफर करने की बात की गई, ये सारे भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो भी पावर और अथॉरिटी है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट और गवर्नमेंट के ऑर्गन जो है वो पावर पीपल से डराइव होंगे। यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पावर और अथॉरिटी का जो सोर्स होगा वो पीपल होंगे, यानी इंडिया के लोग, वहाँ से गवर्नमेंट को पावर मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ से गारंटी किया गया और सिक्योर किया गया सारे लोगों को, यानी कि जितने भी पीपल ऑफ इंडिया है उनको जस्टिस देने की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यही जस्टिस जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पहला लाइन में ही ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी मेंशन कर दिया गया था। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये देने की भी बात की। फिर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सारे भी देने की बात की। फिर जो भी लोग होंगे वो सब्जेक्ट टू लॉ होंगे और पब्लिक मोरालिटी होंगे, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, राइट्स प्रोवाइड की जा रही है, वो सब्जेक्ट टू लॉ होंगे और सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी होंगे। यानी कि कुछ केस में हम आपके राइट्स को एक्सेप्शन में भी डाल सकते हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ एक्सेप्शन भी लगाए गए हैं अगर आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो। ठीक है, फिर एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए थे माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस को, ये सारे भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन है। फिर यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी को मेंटेन करने की बात की गई है, यानी जो हमारा रिपब्लिक बनेगा उसकी इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी एरिया इंडिया के अंदर आता है उसको हम इकट्ठा करके रखेंगे, तो उस पर हम रिपब्लिक को ही लागू करेंगे, कोई अदर रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर सॉवरेन राइट जो है लैंड का, सी का, एयर का, वो सारे ही चीज़ मेंटेन करना
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यही हो गया इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी के अंदर लैंड भी आता है, सी भी आता है, एयर भी आता है ना। तो ये सब पे हमारा राइट होगा, हमारा यानी कि इंडिया के लोगों का राइट होगा। तो जस्टिस और लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन के अकॉर्डिंग हम इंडिया के इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एंशियंट लैंड की बात की जा रही है, यानी हमारे जो प्राचीन टाइम से चले आ रहे लैंड हैं उनको राइटफुल और ऑनर प्लेस मिलता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यानी कि एंशियंट टाइम में बहुत सारे चीज़ थे हमारे इंडिया के अंदर, उनमें से कई सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस मिलती है, तो उनको एज ए ऑनर प्लेस ट्रीट किया जाता है वर्ल्ड के अंदर भी। साथ ही साथ इनको कंट्रीब्यूशन भी मिलता है और इसके थ्रू हम वर्ल्ड पीस के प्रमोशन में बात करते हैं, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए बात करते हैं। तो आप जानते हो कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया का हिस्ट्री कितना स्ट्रांग रहा है। और साथ ही साथ हम वर्ल्ड पीस प्रमोट करने की बात करते हैं, मैनकाइंड की बात करते हैं, सारे लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। तो वही सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर क्या होगा और इंडिया इंटरनेशनली किस तरीके से काम करेगा, वो सारे चीज़ मेंशन है। और इंटरनेशनली कहने का मतलब यही है, ये जो 8th पॉइंट में मेंशन किए गए हैं ना, कि इंडिया वर्ल्ड पीस की बात करेगा, वेलफेयर की बात करेगा, तो वो सिर्फ अपने लोगों की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के साथ भी सेम तरीके से ट्रीट करेगा। तो ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन थे। अब साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर में डेमोक्रेटिक वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है। आपने देखा कि जब से बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक वर्ड तो मेंशन नहीं किया हुआ है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ड को मेंशन नहीं कर रहा। और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने रिपब्लिक वर्ड को मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, जो सिंपली दिखाता है डेमोक्रेसी को ही, क्योंकि रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लैरिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि हम ना सिर्फ कंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी लेंगे बल्कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के भी कंटेंट को लेंगे। सिंपली डेमोक्रेसी मीन्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी। इसके अलावा सोशलिस्ट स्टेट ये वर्ड को भी मेंशन नहीं किया गया था रिजोल्यूशन के अंदर में, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर सोशलिस्ट स्टेट मेंशन नहीं किया गया था। तो इसके रेस्पॉन्ड में नेहरू जी बताते हैं कि इंडिया जो है वो सोशलिस्ट स्टेट के तरफ ही काम करेगा और सोशलिज्म के अंदर क्या क्या आएगा वो हम डेलिब्रेशन करने के बाद डेवलप करेंगे, यानी डिस्कस करने के बाद डेवलप करेंगे कि हमारा सोशलिस्ट स्टेट कैसा होगा। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना और असेंबली एक्सपेक्ट करती थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर जो भी मेंशन है वो हम अपने संविधान के अंदर में मेंशन करें। तो ये बाइंडिंग नहीं था मेंबर्स पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में जितने भी मेंबर थे उन पे ऐसा बाइंडिंग नहीं था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के सारे ही चीज़ों को आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाओ। उनके पास परफेक्ट फ्रीडम था कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। रिजोल्यूशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल को प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था, बांधने के लिए नहीं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कह दिया आपको इसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। दिस इज नॉट द फाउंडेशन, बाइंडिंग नहीं था लोगों पे, ठीक है। वो खुद की स्वेच्छा से उनके पास फ्रीडम दी गई थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हो आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट एक सर्टेन फंडामेंटल्स था, ओके। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस पता चला होगा क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, और इसी सिग्निफिकेंस को आप प्रियम्बल के भी सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो कि आपके प्रियम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। तो ये अब हम कल के क्लास में देखेंगे प्रियम्बल द टेक्स्ट, इसमें पता चलेगा कि क्या है प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ और इसको ओरिजिनली कैसा लिखा हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल, ये मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से दिखाई है ना। तो आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे और चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो से अगर हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, किसी ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम प्रियम्बल चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।